नमस्ते। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में गोता लगाएंगे और खास तौर पर हम दो ऐसे टाइप्स को समझेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। चलिए, एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देता है। जब एक एसिड और एक बेस यानी अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। पर सवाल यह है कि भाई ये गर्मी आती कहाँ से है और इससे हमें उस रिएक्शन के बारे में क्या पता चलता है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी के आने जाने के दो रास्ते कौन से होते हैं। देखिए, ये सब कुछ ना एक बड़े ही सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। क्या रिएक्शन गर्मी बाहर फेंक रहा है या फिर उस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से गर्मी खींचने की जरूरत पड़ रही है। बस यही दो बातें हैं। ठीक है, तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं और उन रिएक्शंस को देखते हैं जो गर्मी पैदा करती हैं। इन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी या इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ क्लासिक उदाहरण हैं और इनमें से कुछ तो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। सोचिए, बिना बुझे चूने को पानी में मिलाना हो या हमारे शरीर की कोशिकाओं में होने वाला रेस्पिरेशन हो, ये सभी प्रोसेस गर्मी को बाहर निकालते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, मतलब जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, वहां अक्सर एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस चक्कर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो गर्मी बनकर बाहर निकल जाती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ये वो रिएक्शंस हैं जिन्हें होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी को सोख लेती हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है अपघटन यानी डीकम्पोजिशन। देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। अगर चीजों को जोड़ने से गर्मी निकल रही है तो जाहिर है कि बनी हुई चीजों को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये जो हम एनर्जी देते हैं ये असल में उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। पौधों में होने वाले फोटोसिंथेसिस से लेकर किसी भी चीज की अवस्था में बदलाव तक, ये सारे उदाहरण अपने आसपास के माहौल से गर्मी खींचते हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। किसी भी पदार्थ को सॉलिड से लिक्विड और फिर गैस में बदलने के लिए हर स्टेप पर लगातार एनर्जी देनी पड़ती है। बस बर्फ के पिघलने या पानी के उबलने के बारे में सोचिए, दोनों ही कामों के लिए गर्मी चाहिए होती है। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और उन खास सिचुएशंस को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में मुश्किल सवाल बनकर आते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अवस्था बदलना एक टू वे प्रोसेस है। अगर बर्फ पिघलाने के लिए गर्मी देनी पड़ती है यानी वो एंडोथर्मिक है, तो इसकी ठीक उल्टी प्रोसेस यानी पानी का जमना वो गर्मी को बाहर निकालेगी और इसलिए वो एक्सोथर्मिक होगी। सिंपल। ये टेबल तो एग्जाम के दिन के लिए एक परफेक्ट चीट शीट है। ये साफ साफ दिखाती है कि एसिड, बेस और सॉल्ट पानी में घुलने पर कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं। ध्यान दीजिए, एसिड और बेस को पानी में डालने पर गर्मी निकलती है, जबकि कुछ सॉल्ट्स को घुलने पर गर्मी सोख ली जाती है, जिससे सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये जो एनर्जी है ये अचानक से कहीं से आती या गायब नहीं हो जाती। तो ये पहले से होती कहाँ है? असल में ये केमिकल बॉन्ड्स के अंदर ही स्टोर होती है। और यही बात हमें केमिस्ट्री की एक और गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका देती है।